हेलो गाइस। हमने एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखा है। हमने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। हमने एथिक्स डिस्कस किया था, हमने एटीट्यूड को डिस्कस किया था। ओके, लास्ट वीडियो को आप रेफर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को वॉच करें जो मैंने एथिक्स और एप्टीट्यूड के ऊपर वीडियो बनाई है। इस वीडियो में हम आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, हम आज आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या है? फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सोसाइटी। इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्या है? एम्पैथी क्या है? टॉलरेंस क्या है? और कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन क्या चीज़ है? ओके पहले हम शुरुआत करते हैं एप्टीट्यूड से। तो ये एक इनेट एबिलिटी होती है एप्टीट्यूड। इनेट भी हो सकती है और पहले से है, इनबिल्ट है, जन्म से है। और एक्वायर्ड, आप एक्वायर भी कर सकते हैं इसको, एबिलिटी को। और ये एबिलिटी क्या, एबिलिटी किस चीज़ में होती है कि आप एबल हो कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए। कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए और कुछ या फिर स्पेसिफिक स्किल्स आप सीखने के लिए। एटीट्यूड में मैंने बताया कि आपका पता चलता है, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है कि आप पर्सन को, ऑब्जेक्ट को लाइक करते हैं, पीपल को, ऑब्जेक्ट को, या डिसलाइक करते हैं। एप्टीट्यूड बेसिकली हमें बताता है कि आपके अंदर क्या इनेट या अक्वायर्ड एबिलिटी है कोई टास्क को करने की, या स्पेसिफिक स्किल लर्न करने की आपके अंदर क्षमता है या नहीं है। ओके, अब सिविल सर्विस में एप्टीट्यूड सिर्फ इंटेलिजेंस में नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसमें एप्टीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको आपको पब्लिक को सर्व करने का, कैसे, आपने कैसे सर्व करना है पब्लिक को? एम्पैथी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, ओके, फेयरनेस के साथ, एथिकली। आपने इस चीज को भी देखना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो भी इसमें आपको एलेबोरेट तरीके से आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड बेसिकली हमें पता चलता है कि आपके अंदर, पर्सन के अंदर कुछ सीखने की क्षमता है कि नहीं है। एबिलिटी है उसके अंदर कि वो कुछ टास्क को परफॉर्म कर सके या फिर लर्न कर सके। और इसमें अब एप्टीट्यूड, सिविल सर्विस में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड ही नहीं चाहिए या सिर्फ इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड नहीं चाहिए। नो डाउट ये एप्टीट्यूड तो चाहिए, बट आप कितने रेडी हैं, आपके अंदर रेडीनेस कितनी है कि आप सर्व कर सको लोगों को एक एम्पैथी के साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ और फेयरनेस के साथ। अब फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, डिजास्टर हो जाता है कहीं पे उसके एरिया में, अगर फ्लड आ जाता है उसके एरिया में, अर्थक्वेक आ जाता है, तो उसको मैनेज करना होता है डिजास्टर को। अब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वो क्या करता है? अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड दिखाता है। वो एम्पैथी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ वो डिजास्टर को मैनेज करता है और मेंटल रिजिलियंस भी वो शो करता है। हमने जैसे पिछले वीडियोस में हमने क्लाइमेट रिजिलियंस के बारे में बात करी थी, हमने डिसीज रिजिलियंस के बारे में बात करी थी, है ना, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में हमने बात करी थी। तो हम इसमें भी, आप सिविल सर्विस
सर्वेंट को क्या चाहिए, मेंटल रेजिलियंस होना पड़ेगा, उसको मेंटली उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी वो डिजास्टर को एक प्रोफेशनलिज्म के साथ उसके साथ डील कर सकता है, लोगों को सर्व कर सकता है इम्पैथी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ, और लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। ये है एप्टीट्यूड। अब जो सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या वैल्यूज जरूरी है, ठीक है, तो अब जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं ये सिविल सर्वेंट को काम करने में हेल्प करती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है, सर्विस डिलीवरी इम्पार्शियल होने में हेल्प करती है, पब्लिक ट्रस्ट डेवलप करने में हेल्प करती है। अब मीनिंग क्या है इंटीग्रिटी का, सबसे पहले फाउंडेशन वैल्यू इंटीग्रिटी की बात करते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है आप सुपरविजन की एब्सेंस में भी, आप सुपरविजन की एब्सेंस में भी हम जो है मॉरली हम अपने आप को राइट रखते हैं, हम अपने आप को ऑनेस्टी से इक्विप करके रखते हैं, है ना, हम एथिकली बिहेव करते हैं, एथिकल एक्शंस हमारे दिखते हैं, सुपरविजन नहीं भी है हमारे सामने, हमें वॉच नहीं भी कर रहा है, तब भी अगर हम रहते हैं, अपराइट रहते हैं, ठीक रहते हैं एथिकली और मॉरली, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। जैसे अब विसल ब्लोअर्स क्या करते हैं, नीट पेपर लीक्स को एक्सपोज करते हैं, व्यापम को व्यापम को एक्सपोज करते हैं, तो वो क्या चीज दर्शाती है, वो उनकी इंटीग्रिटी को अपहेल्ड करती है। उनको पर्सनल रिस्क है, लेकिन पर्सनल रिस्क के बावजूद भी वो इंटीग्रिटी को पर्सनल अपहेल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। उसके बाद आता है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप। इम्पार्शियलिटी क्या होती है, आपको बाइसनेस नहीं दिखानी है, आपके एक्शन में बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, आपको फेवर नहीं करना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ओके, तो और किसी आपके साथ किसी के साथ एफिलिएशन है, पार्टिसनशिप नहीं होनी चाहिए। नॉन पार्टिसनशिप मीन्स पार्टी, नॉन पार्टिसनशिप को हम रिलेट करेंगे, आप इसको पार्टी के साथ रिलेट करके देखो कि एक सिविल सर्वेंट का किसी भी पार्टी की तरफ उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फेवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टिसनशिप अब कैसे हम शो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट जो है वो सभी पार्टीज के लिए वो नहीं है, वो इम्पार्शियल है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसनशिप, इम्पार्शियल है वो। तो अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे टीएन सीशान, पहले पुराने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सीशान, तो उन्होंने इम्पार्शियलिटी नॉन पार्टिसनशिप का स्टैंडर्ड सेटअप किया, ठीक है, इलेक्टोरल इम्पार्शियलिटी का स्टैंडर्ड उन्होंने सेटअप किया, इम्पार्शियल थे वो, कौन, टीएन सीशान। तो हमने इंटीग्रिटी के बारे में भी पढ़ा, हमने इम्पार्शियलिटी के बारे में भी पढ़ा, हमने नॉन पार्टिसनशिप के बारे में भी पढ़ा। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका जो डिसीजन मेजर है ना, आपका वो लॉजिक के बेस पे होना चाहिए, रीजनिंग के बेस पे होना चाहिए, इमोशनल के ऊपर नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए, लॉस के ऊपर होना चाहिए, ओके। आप बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करते हैं नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन, आप एलिजिबिलिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करो, कास्ट के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करो, रिलीजन के बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करो, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करना है आपने, ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। तो आपके डिसीजन जो है कैसे होने चाहिए वो हमें पता चलता है ऑब्जेक्टिविटी से। आप डेडिकेशन जो है, प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए पब्लिक सर्विस से। डेडिकेशन पब्लिक सर्विस का मतलब क्या होता है कि आप जो है लोगों का वेलफेयर जो है अपने पर्सनल कंफर्ट से ऊपर रखते हैं,
ओके, तो अब आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण, अवनीश शरण की बात कर लीजिए। तो वो फेमस था रूरल पोस्टिंग के लिए, रूरल पोस्टिंग के लिए फेमस था, क्योंकि उन्होंने ट्राइबल एरियाज में उनकी पोस्टिंग के लिए वो फेमस थे और जाने जाते थे वो स्टेइंग इन रूरल पोस्टिंग। रूरल पोस्टिंग में उनका मन होता था, इच्छा होती थी स्टे करने की, तो उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज हैं छत्तीसगढ़ के, उनका उन्होंने एजुकेशन स्टेटस इंप्रूव किया, हेल्थ स्टेटस इंप्रूव किया। आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण, अवनीश शरण, ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, टीएन शीशान की एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमने डेडिकेशन होनी चाहिए पब्लिक सर्विस की, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, आपको सिविल सर्वेंट को एम्पैथेटिक होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए दूसरे की पर्सपेक्टिव क्या है, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट को आपने एक्नॉलेज करना है, आप अदर्स की फीलिंग को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। स्पेशली आपको एम्पैथी शो करनी है टुवर्ड्स मार्जिनलाइज्ड। तो इससे क्या होता है, आपको ह्यूमेन पॉलिसीज जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शंस को आपको सेंटर में रख के आप पॉलिसीज की फ्रेमिंग कर सकते हो। ओके, अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया, जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग की। जब 2012 के बाद निर्भया केस हुआ, तो कि किस तरह से आपको जो वायलेंस के सर्वाइवर्स हैं उनके साथ आपको एम्पैथी शो करनी है, उनके लिए आपके दिमाग में, माइंड में एम्पैथी होनी चाहिए, आपको एम्पैथेटिक होना चाहिए। किन के लिए, जो सर्वाइवर्स होते हैं वायलेंस के। तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग शुरुआत की थी दिल्ली पुलिस ने। तो एम्पैथी भी पढ़ा दिया मैंने आपको। उसके बाद टॉलरेंस एंड कंपैशन होना चाहिए टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ठीक है। तो अब टॉलरेंस कैसे हम शो कर सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है दूसरों की फीलिंग्स को, पर्सपेक्टिव्स को। आप टॉलरेंस कैसे दिखाओगे, मीनिंग क्या है। अब जो ग्रुप्स है, डिफरेंट सेक्शंस हैं सोसाइटी की, तो आपने उनके आपने टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने डाइवर्सिटी जो है सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट करना है। अलग लोग हैं, उनके फेशियल फीचर्स अलग अलग हैं, उनका कल्चर्स अलग अलग है, तो आपको सभी को रिस्पेक्ट करना है, टॉलरेट करना है और रिस्पॉन्ड करना है काइंडनेस के साथ। इसको बोलते हैं कंपैशन। तो टॉलरेंस का मतलब होता है कि आपने रिस्पेक्ट करना है डाइवर्सिटी को, टॉलरेंस का मतलब ये हो गया। और कंपैशन का मतलब ये हो गया कि आपको रिस्पॉन्ड करना है काइंडनेस के साथ। तो काइंडनेस के साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है, दयालु होना है आपने। तो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए मान लीजिए सिविल सर्वेंट क्या कर रहा है, मिड डे मील्स को फैसिलिटेट कर रहा है, हेल्थ चेकअप्स ऑर्गेनाइज करा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कंपैशन की फीलिंग है, टॉलरेंस की फीलिंग है। चिल्ड्रन के लिए कंपैशन है उसके अंदर, रिमोट एरियाज के जो चिल्ड्रन है। हम बात कर सकते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर हैं अवनीश शरण, वो वुल्नरेबल सेक्शन है, ट्राइबल सेक्शन है, उनके लिए उनके माइंड में कंपैशन है। आप रिस्पॉन्ड करते हैं काइंडनेस के साथ, दैट इज कंपैशन। तो हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एप्टीट्यूड और जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं सिविल सर्विसेज की, जैसे इंटीग्रिटी हो गई, इम्पार्शियलिटी हो गई, नॉन पार्टिजनशिप हो गई, ऑब्जेक्टिविटी हो गई, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो गई, एम्पैथी हो गई, टॉलरेंस हो गई, कंपैशन हो गया टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये फाउंडेशनल वैल्यूज हैं। एप्टीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा, एटीट्यूड के बारे में हमने पढ़ा। तो उसका रिलेशन क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या होता है सोशल बिहेवियर में, थॉट्स में, है ना। तो मॉरल एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, ठीक है। परसुएशन क्या चीज़ है, सोशल इन्फ्लुएंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, आपने कैसे परसुएशन कैसे करनी है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे करना है, परसुएशन के बारे में पढ़ा। आपने डिफरेंट डायमेंशंस को पढ़ा, एथिक्स के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स को पढ़ा हमने, है ना। हमने पब्लिक और प्राइवेट रिलेशनशिप को पढ़ा, एथिक्स का क्या काम है।
आपने ह्यूमन वैल्यूज जो थी, लेसन्स जो आपने लर्न किए रीडर्स से, वो आपने स्टडी किए इसमें। फैमिली का रोल क्या होता है, सोसाइटी का रोल क्या होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या होता है वैल्यूज को इनकलकेट करने में। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एथिक्स, जब ह्यूमन एक्शंस में एथिक्स होगा तो उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, डायमेंशंस क्या क्या हैं, वो हमने डिस्कस करे। तो हम देखते हैं इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी मीन्स आप इंटीग्रेटेड हैं, आप एब्सेंस है, आपका सुपीरियर आपको नहीं देख रहा है, फिर भी आप ऑनेस्टी शो कर रहे हो, फिर भी आप एथिकल हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए एक्शन में, ठीक है। तो फेवरेटिज्म को आपने अवॉइड करना है, आपने ब्राइब को रिफ्यूज करना है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी इन एक्शन। तो इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियल मीन्स आपने बायसनेस नहीं शो करनी है अपने रिलेटिव्स के लिए, लोगों के लिए। तो कंडक्ट में आपकी बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने सभी सिटीजन्स को बराबर रखना है। तो आप स्कीम्स की जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसमें आपने इम्पार्शियलिटी आपकी दिखनी चाहिए, फेयरनेस, इंटीग्रिटी आ गई, इम्पार्शियलिटी आ गई, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स आपके एक्शंस जो है वो लॉजिक के बेस पे होने चाहिए, आपके रीजनिंग के बेस पे होने चाहिए एक्शंस, ठीक है। तो अब आप लीगल ग्राउंड्स पे इविक्शन कर रहे हैं। अब जैसे आप किसी को आपने करना है, अ, हटाना है लोगों को, इविक्ट करना है, डिस्प्लेस करना है लोगों को, तो आपका उसका कुछ फैक्ट्स के बेस पे होना चाहिए, कुछ रीजनिंग के बेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी इम्पार्शियल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, डेडिकेशन आप में होनी चाहिए, आप में सेल्फलेस सर्विस, एम्पैथी होनी चाहिए आप में। एम्पैथी का मतलब हो गया कि आपको दूसरों की पेन को समझना है, दैट इज एम्पैथी। टॉलरेंस मीन्स आपने डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है। कंपैशन का मतलब होता है आपके एक्शन में काइंडनेस होनी चाहिए, ठीक है। दैट इज इमोशनली सेंसिटिव होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए आपके अंदर, एम्पैथी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए आपके दूसरों की पेन को समझना है, दैट इज सिंपैथी। कंपैशन मीन्स आपके एक्शन में काइंडनेस दिखनी चाहिए, दूसरों के पेन को समझना चाहिए, काइंडनेस और पेन को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या होता है, पार्टिजनशिप की वजह से, है ना, तो इम्पार्शियलिटी की वजह से, पार्टिजनशिप की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, तो क्या होता है, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रस्ट, करप्शन है, पार्टिजनशिप्स हैं, तो वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बात की, फाउंडेशन वैल्यूज की मैंने बात की। तो अब मणिपुर में जब एथनिक वायलेंस हो रहे थे 1923 में, तो क्रिटिसिज्म किस बात से हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में एम्पैथी नहीं है, कंपैशन नहीं है, तो इसलिए प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, हमें फाउंडेशन वैल्यूज इनकलकेट करने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस टाइमली नहीं था, डेडिकेशन नहीं थी पब्लिक सर्विस की, वहाँ से हमें इन चीज़ों को देखने को मिलता है। तो मणिपुर एथनिक वायलेंस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम दिल्ली पुलिस का जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग को समझ सकते हैं, हम आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण की बात कर सकते हैं, हम टीएन शीशान जो है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एग्जांपल दे सकते हैं। इंटीग्रिटी, एब्सेंस ऑफ सुपरविजन के बीच में भी आप मॉरली अपराइट है, ऑनेस्टली अपराइट है, अपराइट होना चाहिए, पब्लिक ट्रस्ट, तो की फाउंडेशन वैल्यूज है फॉर पब्लिक सर्विस, ओके। तो अब इसमें कल्टीवेशन कैसे हो सकती है इन वैल्यूज, जब ट्रेनिंग होती है लबासना में, तो हम इन वैल्यूज की को कल्टीवेट कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इन वैल्यूज को कल्टीवेट कर सकते हैं। तो मेंटरिंग, सीनियर्स जो है वो मेंटर कर सकता है, मेंटरिंग का काम कर सकता है, सीनियर्स कैन मॉडल एथिकल बिहेवियर।
उसके बाद हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, आप अपने आप को वैल्यूएशन कर सकते हैं, है ना। पब्लिक के साथ जब आप इंटरेक्शन करोगे आपको ग्राउंड रियलिटीज की पता चलेगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा। स्लम डेवलपर्स की जैसी मैंने एग्जांपल दी, जब आप उनकी हार्डशिप्स को समझोगे, जब आप उनके साथ इंटरेक्शन करोगे तो आपके अंदर एम्पैथी आएगी, कंपैशन आएगा, ठीक है। तो लॉस एंड कोड्स हैं, लॉस एंड कोड्स क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं किस चीज को, स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करते हैं। ओके गाइस, तो आपने फंडामेंटल वैल्यूज का होना बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विस में, एडमिनिस्ट्रेटर्स में, रिफॉर्मर्स में। ओके, तो हम मणिपुर एथनिक वायलेंस की बात करते हैं, वहाँ पे फाउंडेशन वैल्यूज की इम्पोर्टेंस की हमें रियलाइजेशन हुआ। ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं। इंटरेक्शन से ये क्वालिटीज डेवलप होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भी ये क्वालिटीज डेवलप होती है। अब रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी आईएएस ऑफिसर्स की, दुर्गा शक्ति की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने माफिया को एक्सपोज किया यूपी में। उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर के आगे बो डाउन, झुकना उनको मंजूर नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था। तो सिंधूरी रोहिणी सिंधूरी, तो वो नहीं करने के लिए इनकार कर दिया पॉलिटिकल प्रेशर में मैसूरू में, और लैंड स्कैम्स को एक्सपोज किया हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को। अब उसमें इंटीग्रिटी की बात है, आती है ना, एक्सपोज कर रही है लैंड स्कैम्स को, विसल ब्लोअर का काम कर रही है, दैट इज इंटीग्रिटी है उसमें, इम्पार्शियलिटी है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस है। तो उसके इन चीज़ों को वाइडली अप्रिशिएट किया गया। रोहिणी सिंधूरी ने क्या किया, लैंड स्कैम्स इन्वॉल्विंग हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स, उनको एक्सपोज किया। इंटीग्रिटी को, इम्पार्शियलिटी को, पब्लिक सेंटर अप्रोच को अप्रिशिएट किया गया वाइडली रोहिणी सिंधूरी के द्वारा, ठीक है। तो हमने एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ा, फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आपको एप्टीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, आपको प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए। तो ये इनेट एबिलिटी भी हो सकती है और अक्वायर्ड एबिलिटी भी हो सकती है। एबिलिटी है बेसिकली कोई टास्क को लर्न करने की या परफॉर्म करने की, इसी से आपके अंदर कॉम्पिटेंसी आएगी। ओके गाइस, तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, जरा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। हमने एटीट्यूड पढ़ा, हमने एथिक्स पढ़ा, हमने एप्टीट्यूड पढ़ा, हमने एटीट्यूड पढ़ा, ठीक है, हमें इंटीग्रिटी पढ़ा,
आगे हम बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ। तो हमने देखना है ये कंसेप्ट्स क्या है और इसकी प्रोफेशनलिज्म में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में क्या इंपॉर्टेंस है। ओके। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली? आप इमोशंस को अपने इमोशंस को और सामने वाले के इमोशंस को आप क्या करते हो? अंडरस्टैंड करते हो, मैनेज करते हो। अंडरस्टैंड करना है और मैनेज करना है अपने इमोशंस को और सामने वाले की, अदर्स के इमोशंस को। और ये क्या किस में काम आएगा? आपको आपको डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, आपको इम्पैथी में काम आएगा, कंपैशन में काम आएगा, रिलेशनशिप में काम आएगा। तो आपको सिविल सर्वेंट को हाईली प्रेशर सिचुएशन में तो हम क्या करेंगे? क्रिटिकल है सिविल सर्वेंट्स के लिए जो कि फेस करते हैं इमोशनली चार्ज इमोशनल सिचुएशन को, हाई प्रेशर सिचुएशन को फेस करते हैं, है ना? तो अब जैसे मैंने बताई दुर्गा शक्ति आईएएस ऑफिसर की एग्जांपल बताई मैंने आपको। मध्य मणिपुर एथनिक वायलेंस की बात अगर आप करें, वो भी एक हाई प्रेशर सिचुएशन है। अवनीश शरण की बात बताई मैंने आपको, टीएन शीशर की बताई। तो ये इनमें इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, तो ये क्रिटिकल होता है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की एडमिनिस्ट्रेशन में? तो आप क्या होता है कि आप स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो, आप हाई प्रेशर सिचुएशन को आप टैकल कर सकते हो और आप क्लियरली सोच सकते हो इमरजेंसी में। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बेटर डिसीजन मेकिंग में काम करेगा। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो क्या होता है कि कम्युनल टेंशन में जैसे हम बात कर लीजिए, तो इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं, तो वो अच्छी तरीके से वो इंटरवीन करते हैं इम्पैथी के साथ, कंपैशन के साथ, और एस्केलेशन को होने नहीं देना है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। तो 2023 कम्युनल फ्लेयर अप इन है, तो फास्टर हो गया था। तो क्योंकि ऑफिसर्स ने क्या किया, कम्युनिटीज को एंगेज किया, साथ में लाया, बिठाया, उनसे बात की और एस्केलेशन को होने नहीं दिया, सिचुएशन को एस्केलेट नहीं होने दिया और मीडिएट किया एम्पैथी के साथ। एम्पैथी क्या है? अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हो। कंपैशन है कि आप एक्शन देते हो काइंडनेस के साथ। तो हरियाणा में कहीं पे सिचुएशन अगर कम्युनल वायलेंस की शुरुआत होती है, तो आप सिविल एडमिनिस्ट्रेटर तुरंत एक्शन लेते हैं ताकि एस्केलेशन बढ़े ना पाए, और ऑफिसर्स जो हैं वो कम्युनिटीज को एंगेज करते हैं सेंसिटिविटली। तो हमने बेटर डिसीजन मेकिंग में तो इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को देखा हमने। और इमोशनल इंटेलिजेंस कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? जब हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेटर को कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी है, उसमें भी हेल्प करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने सिटीजन इंटरेक्शन आपकी इम्प्रूव्ड होएगी। तो सिटीजन इंटरेक्शन करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं मैंने बताया था आपको। आप सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी होती है, आप फंडामेंटल वैल्यूज आप इनकलकेट कर पाते हो इंटरेक्शन से। तो आईएपीएस ऑफिसर केरला में वेंट वायरल हो गई थी सिटीजन इंटरेक्शन। तो और क्या करता है कि सिटीजन्स
ट्रस्ट करता है ऑफिसर्स के, और जो उनके रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ अगर आप लिसन करोगे तो ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर। तो आईपीएस ऑफिसर जो था केरला में, वो वायरल हो गया फॉर टॉकिंग जेंटली टू ए फॉर टॉकिंग जेंटली टू ए डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम, एंगेजिंग मोर वीमेन टू रिपोर्ट अब्यूज। तो जो वायलेंस का विक्टिम था, अगर आप उनके साथ जेंटली, अगर आप उनके साथ उनको ट्रीट करोगे, रिस्पेक्ट के साथ उनके साथ ट्रीट करोगे, तो अदर वुमन को भी encouragement मिलेगी और वो भी रिपोर्ट को करेंगे अब्यूज। तो वर्क प्लेस लीडरशिप, वर्क प्लेस लीडरशिप आपको मोराल में हेल्प करता ही है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करता ही है, सिटीजन इंटरेक्शन में हेल्प करता ही है, एफिशिएंट टीम्स बनाने में हेल्प करता है। आपको एक लीडर, एक्सेप्टेबल लीडर आप बन जाते हो, आपको आपका जो ग्रुप है वो आपको लीडर एक्सेप्ट करने में तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आपको, जब आप उनके साथ उनके इमोशंस को, उनके कंसर्न्स को अंडरस्टैंड करोगे, उनके इमोशंस को इमेजिनेट करोगे, आप एम्पैथी दिखाओगे, कंपैशन दिखाओगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी टीम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। अब फोकस क्या है आईक्यू और ईक्यू का? ईक्यू हम फोकस करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, आईक्यू फोकस करता है कॉग्निटिव एबिलिटी पे। तो ईक्यू करता है अपने इंटरेक्शन पे जोर देता है, आईक्यू आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल में हेल्प करता है। तो इसमें ईआई आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हेल्प करेगा, लीडरशिप रोल प्ले करने में हेल्प करेगा, आईक्यू आपको प्लानिंग में हेल्प करेगा, डेटा एनालिसिस में हेल्प करेगा। तो सक्सेस के लिए आईक्यू इंपॉर्टेंट है और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो मोर क्रिटिकल है। तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आई थी 2015 में वर्ल्ड बैंक की, तो उसमें बताया गया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस की कितना क्रूशियल है, किसके लिए? एथिकल गवर्नेंस के लिए, पब्लिक पॉलिसी के लिए। तो ये हमने पढ़े, इसकी यूजफुलनेस कहाँ कहाँ है। डिसीजन मेकिंग में यूजफुल है, सिटीजन इंटरेक्शन में इसकी यूजफुलनेस है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसकी यूजफुलनेस है, ह्यूमन इंटरेक्शन में इसकी यूजफुलनेस है, लीडरशिप, मोटिवेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, मोटिवेशन का काम करता है। आप मोटिवेटेड रहते हो, आप डिप्लोमेसी में आपको सक्सीड करने में हेल्प करेगा, आपको सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म देगा। तो वर्क प्लेस, तो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कंपोनेंट्स क्या है इसके अंदर? इसकी कंपोनेंट्स है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ को रेगुलेट करना, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, मोटिवेशन करना, आप इंटरनल अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, आप इंटरनल वैल्यूज के द्वारा ड्रिवन हो, एक्सटर्नल रिवार्ड से आपको ड्रिवन नहीं है, आपके अंदर इम्पैथी है, आपके अंदर सोशल स्किल्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग जो है वो, उनके अंदर सोशल स्किल्स होते हैं, उनके अंदर इम्पैथी होती है, कंपैशन होता है, उनके अंदर मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, अपने आप को रेगुलेशन करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस करते हैं, अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके गाइस, तो अब आपको यहाँ पे चैलेंजेस आते हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, कम्युनल वायलेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है इन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये बेड रॉक है किसका? एथिकल का और इफेक्टिव गवर्नेंस। EI इन एथिकल डायलेमा, कई बार एथिकल डायलेमा आपके में सिचुएशन आ जाती है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करती है नेविगेट करना डिफरेंट एथिकल डायलेमास में। आप एथिकल सिनेरियोज में आप क्या करना है,
ठीक है, आपको एम्पैथी भी शो करनी है, आपको कंपैशन भी दिखाना है, आपकी लीगल ड्यूटीज़ हैं, आपका ह्यूमेन जो रिस्पॉन्स है उसको बैलेंस करना है। देखो, एथिकल डायलेमास के साथ कोप अप करना है, डिफरेंट कम्प्लेक्स एथिकल सिचुएशन के साथ कोप अप कैसे करना है, आपको लीगल ड्यूटीज़ जो है आपकी उसको भी बैलेंस करना है, और आपका ह्यूमेन रिस्पॉन्स एम्पैथी, वो उन दोनों के बीच में आपने बैलेंस सेटअप करना है। दैट इज EI इन एथिकल डायलेमा। ओके, तो हमने अभी क्या क्या पढ़ दिया। तो ओके, हमने एप्टीट्यूड पढ़ा, हमने एटीट्यूड पढ़ा, हमने एथिक्स पढ़ा, एप्टीट्यूड पढ़ा, एटीट्यूड पढ़ा, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स के बारे में कि इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी इंडिया से, और वर्ल्ड के जो मॉरल थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, वो हमने पढ़ना है। हमने एक टॉपिक और भी डिस्कस किया कि हमने जो ग्रेट लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी वैल्यूज से हमने क्या सीखा, क्या लेसन्स, उनके लाइफ लेसन्स से हमने क्या लर्न किया, उनकी लाइफ से हमने क्या लर्न किया, उनकी टीचिंग से हमने क्या लर्न किया। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं। सोक्रेटी, देखो आप, हम बात करते हैं किसकी किसकी, मॉरल थिंकर्स की और फिलोसोफर्स की बात करते हैं कि, तो अब अगर जब आप मॉरल थिंकर्स को साइड करोगे, कोट करोगे आंसर्स में, तो आपको हाई मार्क्स अर्न करोगे, आप अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को दर्शाते हो, आप अपनी इंटेलेक्चुअल जो डेप्थ है उसका पता चलता है, आपके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी है वो आपका शोकेस करते हो, हाई मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब एथिकल रीजनिंग आपकी होनी चाहिए गवर्नेंस में, एथिकल को आपने रखना है गवर्नेंस में मध्यम में, एथिकली आपने एक्शन दिखाने हैं, एप्टीट्यूड दिखाना है, एटीट्यूड दिखाना है, तो उसके लिए एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन तो चाहिए। तो एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को बिल्डअप कैसे हम कर सकते हैं, बेस हम बेड रॉक कैसे बना सकते हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को, तो ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन जब हम थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, वो फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे महात्मा गांधी के कोर आइडियाज क्या थे, सत्याग्रह था, वायलेंस नॉन वायलेंस था, ट्रुथ था, सेल्फ डिसिप्लिन था। ठीक है, तो अब स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका मैसेज क्या था, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, अगर आप इंसान की सर्विस करते हैं दैट इज सर्विस टू गॉड। तो इन्होंने सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात की, सर्विस की बात की। तो सर्विस के लिए आपके अंदर सर्विस आप तभी कर पाओगे, सेल्फलेस सर्विस, जब आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ होगी, तभी तो आप सर्विस कर पाओगे। इनर स्ट्रेंथ अगर आपके अंदर नहीं होगी तो सर्विस नहीं कर पाओगे। और अपने आप की सेल्फ रियलाइजेशन जब होएगी, आपको अपने आप को रियलाइज करोगे, आप सेल्फ रिफ्लेक्टिव होगे, तभी आपको पता, तभी आप क्या करोगे, आप सर्विस कर पाओगे। तो ये स्वामी विवेकानंद के आइडियाज थे, मैसेज थे। तो महात्मा गांधी ने एम्फासाइज किया, मीन्स को एम्फासाइज किया ओवर एंड्स, एथिकल कंट्रीब्यूशन। तो
अब एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या करना चाहिए? मीन्स को ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए एंड्स के ज़्यादा। कंसाइंस बेस्ड एक्शन होना चाहिए। मॉरल लीडरशिप हमें सीखने को मिलती है गांधी जी से। तो ये सब क्वालिटीज एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने अंदर कूट कूट के भरनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद सर्विस की बात करते थे। एप्लीकेशन क्या है? इसमें हमें ह्यूमैनिटी को सर्विस करना है, हमें जो वीकर सेक्शन है उसके लिए सर्विस करना है, हमें इम्पैक्टिक क्वालिटीज डेवलप करने के लिए हमें प्रेरित करना है। ये स्वामी विवेकानंद की कोर आइडियाज थे। अब बुद्धा के कोर आइडियाज क्या थे? कोर आइडियाज बुद्धा के मिडिल पाथ की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, डिटैचमेंट की बात करते हैं, माइंडफुलनेस की बात करते हैं बुद्धा। तो अब एप्लीकेशन क्या है? बुद्धा के टीचिंग से, थिंकर्स फिलोसोफर से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें जो है एम्पैथेटिक होना चाहिए सिटीजन्स की तरफ, दया की भावना होनी चाहिए, हमें मिडिल पाथ अडॉप्ट करना चाहिए, हमें एथिकल डायलेमास में हमें बुद्धा की टीचिंग्स हमें हेल्प कर सकती है मिडिल पाथ अडॉप्ट करने में। तो हमें पर्सनल गेन से दूर रहना चाहिए, डिटैचमेंट रहनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य। तो कोर आइडियाज क्या थे? तो हमें राजधर्म, एथिकल गवर्नेंस, एथिक्स हमें लेना चाहिए गवर्नेंस में, हमें एथिक्स को चलाना चाहिए। राजधर्म, राजे का धर्म है कि उसको एथिकल होना चाहिए। तो कोर्ट क्या किया था? कोर्ट चाणक्य ने, द किंग शॉल कंसिडर एज गुड, उसको वो गुड माने, नॉट वट प्लीसेस हिम, नॉट वट प्लीसेस हिम बट वट प्लीसेस हिज सब्जेक्ट, जो उसके सब्जेक्ट को प्लीज करे, नॉट हिमसेल्फ, उसको वो कंसिडर करना चाहिए गुड। तो इसमें आपको एथिकल बैलेंस बनाना चाहिए। आपको वो चीज आपके लिए अच्छी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, जो कि दूसरों सब्जेक्ट को प्लीज कर रही है, ना कि आपको प्लीज कर रही है। आपने वो एक्शंस लेने हैं जिससे दूसरे लोग जो है वो प्लीज हो जाए। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म के बीच की बात करता है। तो इन्होंने कहा स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए हमें यूटिलिटेरियनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए, जो चाणक्य ने कहा। तो चाणक्य ने बात करी राजधर्म की, एथिक्स की बात करी, यूटिलिटेरियनिज्म की बात की, ठीक है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर की बात करें तो इन्होंने बात करी सोशल जस्टिस की, इक्वलिटी की बात करी, डिग्निटी की बात करी, मॉरल डिपेंडेंस की बात करी। तो आपने जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, सिर्फ जो लेटर है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको नहीं, जो रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी स्पिरिट को, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है उसको आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इन्होंने कहा राइट्स के लिए एडवोकेट किया, ह्यूमन की राइट के लिए एडवोकेट किया, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए एडवोकेट किया, दलित्स के लिए एडवोकेट किया। तो उन्होंने कहा सोशल जस्टिस इनके कोर आइडियाज थे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी इनके कोर आइडियाज थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हमने 5 थिंकर्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनके कोर आइडियाज क्या थे और इनका सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है वो भी मैंने बताया, और उनके कोर्स भी मैंने आपको कहीं कहीं बता दिए, इनके मैसेजेस भी बता दिए, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे आप ये हो बुद्धा हो, चाहे कौटिल्य हो, और या फिर बी आर अम्बेडकर हो। तो हम वेस्टर्न मॉडल थिंकर्स और फिलोसफर्स की बात करें, इमानुअल कांट की बात करें,
ओके, तो सिविल सर्वेंट को कभी भी अपनी रिपोर्ट में झूठा नहीं नहीं बोलना चाहिए, चाहे उसकी आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर उसका आउटकम इम्प्रूव हो रहा है तब भी उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की बात की, डियोन डियोंटोलॉजिकल एथिक्स की बात की इमैनुअल कांट ने। डियोंटोलॉजिकल, तो इन्होंने कहा कि ड्यूटी जो है वो सेंट्रल है, कॉन्साइंस हमारी सेकेंडरी है, कॉन्सिक्वेंसेस सेकेंडरी है, ड्यूटी हमारी सेंट्रल होनी चाहिए, इमैनुअल कांट ने कहा। तो एथिकल जो पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट को क्या करना चाहिए, अपने, चाहे उसका इम्प्रूव हो रहा हो उसका आउटकम, उसको अपने ड्यूटी को सर्वोपरि रखना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस उसको लिए सेकेंडरी है, इमैनुअल कांट ने कहा। जेरेमी बेंथम ने क्या कहा, जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम की बात करें तो फिलोसफी क्या थी इसकी, यूटिलिटेरियनिज्म फिलोसफी थी। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स थी इमैनुअल कांट की, और जेरेमी बेंथम की फिलोसफी थी यूटिलिटेरियनिज्म। तो आपको ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा अच्छा करना है। शुड यू यूज वेंटिलेटर्स फॉर यंग पेशेंट्स, एथिकल डायमंड, आपने यंग को वेंटिलेटर्स को इस्तेमाल करना है यंग पेशेंट्स को बचाने के लिए या ओल्ड पेशेंट्स को बचाने के लिए, ये एथिकल डायलेमा है, क्योंकि यंग के पास मोर लाइफ ईयर्स हैं। तो यूटिलिटेरियन लॉजिक कहता है यस, तो यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि आपने जो है, जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म की पे उनका जो आइडियाज था, फिलोसफी थी, वो उसके ऊपर बेस्ड थी। इमैनुअल कांट की डियोंटोलॉजिकल एथिक्स के ऊपर फिलोसफी बेस्ड थी। तो इन्होंने कहा कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ग्रेट गुड करना है, एथिकल डायलेमा में आपको हेल्प करता है जेरेमी बेंथम का। अब जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें, इन्होंने मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म की बात की। अब जो जेरेमी बेंथम थे, तो उसके बाद जॉन स्टुअर्ट जो मिल थे, उन्होंने मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म की बात की। इन्होंने कहा कि हैप्पीनेस जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल राइट्स को इन्होंने सपोर्ट किया, तो जब तक कि वो दूसरे को हार्म ना करे। तो जैसे पब्लिक गुड, आपने बैलेंस करना है, पब्लिक के लिए क्या सही है या फिर इंडिविजुअल फ्रीडम क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉकडाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो प्राइवेसी पब्लिक राइट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें पता चलता है लॉकडाउन में पब्लिक राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉकडाउन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा जॉन स्टुअर्ट मिल ने, इन्होंने मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल राइट्स को सपोर्ट किया तब तक जब तक कि वो दूसरों को हार्म ना करें। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात की, जेरेमी बेंथम की बात की, सोक्रेटिस की बात की। तो वर्चू की बात की, तो इन्होंने बताया वर्चू क्या है, नॉलेज है, सोक्रेटिस ने। और सोक्रेटिस ने ये भी कहा कि तो जो रॉन्ग एक्ट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, वो इग्नोरेंस से आते हैं। आपको नॉलेज जो है वो इग्नोरेंस को भगाती है। ये किसने कहा, सोक्रेटिस ने कहा। तो इन्होंने कहा कि अपने आप को एग्जामिन करना है। सोक्रेटिस ने फोकस किया सेल्फ एग्जामिनेशन के ऊपर, क्योंकि जब आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो
तो आपको अपने आप को एग्जामिन करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करनी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। सोक्रेटिस ने कहा, नॉलेज को फोकस किया। कॉन्फ्यूशियस की बात करें, इनकी फिलोसफी क्या थी? मॉरल लीडरशिप, हार्मनी की बात करी, ठीक है। एथिकल लीडरशिप होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, तो सबॉर्डिनेट्स को ट्रीट करना है विद फेयरनेस के साथ। हाउ टू यूज थिंकर्स इन यूपीएससी आंसर्स, किस तरह से आप यूज कर सकते हो? अगर आप एससी एसटी की पॉलिसी की अपलिफ्टमेंट करते हो तो आपने बी आर अम्बेडकर को साइड कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने सोशल जस्टिस की बात की। अगर आप इमोरल ऑर्डर्स को जब्त करते हो तो आप सोक्रेटी, करेज होना चाहिए, कांट को आप बोल सकते हो, सोक्रेटी और कांट। तो इन्होंने कहा कि, क्या कहा? ड्यूटी सर्वोपरि है। सोक्रेटी ने कहा एथिक्स वर्चूज इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको कोट कर सकते हो, सोक्रेटी और कांट को कोट कर सकते हो अगर आप इमोरल ऑर्डर्स के ऊपर आपने ऑब्जेक्ट करना है, अगर आपने ड्यूटी की बात करनी है, अगर आपने नॉलेज की बात करनी है, अगर आपने इमोरल जो ऑर्डर्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो आपने उसको करेज होनी चाहिए, मॉरल करेज होनी चाहिए उसमें। तो बुद्धा और कॉन्फ्यूशियस की बात करें तो ये बात करते हैं मिडिल पाथ की, कंपैशन की, बैलेंस की बात करते हैं, बुद्धा एंड कॉन्फ्यूशियस। हार्मनी की बात करते हैं, मॉरल लीडरशिप की बात करते हैं। तो जब कम्युनल टेंशन को हैंडल करना है, अपने बुद्धा और कन्फ्यूशियस को आपने कोट करना है अपने आंसर्स में। अब बेंथम एंड मिल, बेंथम एंड मिल इन्होंने क्या किया? यूटिलिटेरियन एथिक्स की बात की, यूटिलिटेरियन एथिक्स की बात की। तो इसमें आपने रिलीफ को प्रायोरिटाइज करना है, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आपने वेंटिलेटर्स को, यंग पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस करना है क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है, लाइफ ईयर्स ज़्यादा है। बेंथम और मिल। गांधी और कांट की बात करें तो ट्रुथ पे चले ये लोग, ड्यूटी की बात की, ऑनेस्ट की बात की, ऑनेस्ट को चूज करना चाहिए प्रॉफिट से। ड्यूटी हमारे लिए सेंट्रल है, कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए सेंट्रल नहीं है। तो हमने कौन कौन से थिंकर्स को हमने डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया इमानुएल कांट को, हमने डिस्कस किया सोक्रेटिस को, हमने डिस्कस किया जेरेमी बेंथम को, हमने डिस्कस किया जॉन स्टुअर्ट मिल को, हमने डिस्कस किया सोक्रेटिस को, हमने डिस्कस किया कॉन्फ्यूशियस को। तो सबकी अलग अलग फिलोसफी है। यूटिलिटेरियनिज्म, मॉडिफाइड यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, एथिक्स की बात करता है कोई, कंफ्यूजन बात करते हैं, हार्मोनी की। महात्मा गांधी हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, तो ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए, सर्विस टू मैन की बात करनी चाहिए, बुद्धा की बात करी, मिडिल पाथ की बात करनी चाहिए। चाणक्य ने बात करी किसके लिए? यूटिलिटेरियनिज्म की बात की, राजधर्मा की बात करी, बी आर अम्बेडकर ने सोशल जस्टिस की बात करी, इक्वालिटी की बात करी, डिग्निटी की बात करी, डेमोक्रेसी में। ओके गाइस, अब हम केस स्टडीज, सिविल सर्विस एथिक्स में केस स्टडी को कैसे आप कर सकते हो? गांधी, एंड्स डू नॉट जस्टिफाई अनएथिकल मीन्स। आपके मीन्स जो है वो एथिकल होने चाहिए, एंड्स इंपॉर्टेंट नहीं है।
हमें कम्प्लेक्स गवर्नेंस सिनेरियो में मॉरल थिंकर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जो एथिकल डेप्थ है उसको कैसे आपने एड्रेस करना है, एथिकल डायलेमास को, उसके लिए आपको ये फिलोसफिकल फाउंडेशन आपके पास होनी चाहिए जरूरी। आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कर सकते हो और लीडरशिप रोल आपको अटेन करना है पब्लिक लाइफ में, मॉरल लीडरशिप रोल वो भी आप अटेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाता है कि आपने डेटा को मैनिपुलेट करना है, अपने स्कूल अटेंडेंस को इम्प्रूव करना है। तो कांट ने कहा कि लाइंग इज नेवर जस्टिफिएबल। गांधी ने कहा एंड्स जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते हमारे अनएथिकल मीन्स को। सॉक्रेटी ने कहा कि हमने कॉन्साइंस को फॉलो करना है। अम्बेडकर ने कहा कि आप रिपोर्टिंग क्या करता है, ट्रस्ट को वायलेट करता है, इक्वालिटी को वायलेट करता है जब आप मिस रिपोर्टिंग करते हैं। तो इस केस स्टडी में हमने जो मॉरल थिंकर्स हैं इनको हम कोट कर सकते हैं। तो मॉरल फिलोसफी जो है ये एक फिलोसफिकल डेप्थ प्रोवाइड करती है, एथिकल जो डिलेमास हैं उनको एड्रेस करने में फैसिलिटेट करती है, हाई प्रेशर सिचुएशंस को हैंडल करना होता है। टी एन शेषान की एग्जांपल दी, दुर्गा शक्ति की एग्जांपल दी है ना, आर्म स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दी, आईएएस ऑफिसर मणिपुर में थे, और बड़ी सारी एग्जांपल्स दी मैंने आपको। तो मॉरल थिंकर्स और मॉरल फिलोसोफर्स को हम कैसे कोट कर सकते हैं, इनके वर्क को हम कैसे कोट सकते हैं, इनके आइडियाज को कैसे हम कोट कर सकते हैं, इनकी मॉरल मैसेज को हम क्या कोट कर सकते हैं, वो तभी हम कोट कर पाएंगे, हाई मार्क्स हम ले पाएंगे अगर हम इंटेलेक्चुअल हमारी डेप्थ होगी इस सब्जेक्ट में, इन टॉपिक्स पे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। हमने कंट्रीब्यूशन पढ़ी मॉरल थिंकर्स पे, फिलोसोफर्स की। अब आगे हम डिस्कस करते हैं पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज क्या है, एथिक्स की क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, स्टेटस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, एथिकल कंसर्न्स और डायलेमास क्या देखने को मिलती है गवर्नमेंट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, लॉज क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कंसाइंस क्या है, कैसे हमें सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, हाउ it helps, how what are the various ethical issues in international relation, in corporate governance, how we have to face various ethical issues, and what are the various ethics that are involved in public administration. There are dilemmas, ethical concerns. Let us discuss over that. Then we will proceed and discuss laws, what are rules, what are regulations, and how conscience can act as a source of ethical guidance. What is accountability and ethical governance? And how we can strengthen ethical and moral values in governance. What are the various ethical issues in international relations and funding and corporate governance? Okay, let us discuss. तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो ये करीब एक एक घंटे की होने वाली है।
तो गाइस ये वाला और प्रोबेबिलिटी और जो मैंने टॉपिक आपको अभी बताया, तो ये दोनों चैप्टर्स यूनिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो गाइस हमने डिस्कस करा आज बड़े सारे टॉपिक्स, हमने डिटेल में डिस्कस किए, लैबोरेटिव वे में डिस्कस किए, मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, रियल लाइफ एग्जांपल्स दी, केस स्टडीज के साथ मैंने आपको इसको समझाया है, एथिक्स को समझाया है, एप्टीट्यूड को समझाया है, इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाया है आपको, कंट्रीब्यूशन क्या है मॉरल थिंकर्स की, फिलोसोफर्स की, तो इसको मैंने आपको डिटेल में बताया है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको एटीट्यूड, किस तरह से आप इंटीग्रिटी, प्रोबेबिलिटी कैसे आप ला सकते हो पब्लिक लाइफ में, इश्यूज और कन्फ्लिक्ट्स को कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, केस स्टडीज भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस।